हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विजार्ड विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूं। आज हम जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर जो है मानव रुधिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है हीमोग्लोबिन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, तो जी पौधों की पत्तियों में जो पदार्थ पाया जाता है वो क्लोरोफिल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, तो बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो 2 टाइप की होती है। एक रेड बोन मैरो होती है और एक येलो बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो में आरबीसी और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कह रहा है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, जी हाँ, हीमोग्लोबिन जो है वो मानव रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हीम और ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। जो हीम होता है इसका एक वर्णक होता है और ग्लोबिन जो होता है ये एक इसका प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन कौन कौन से दे रहे हैं, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के कारण तो होता नहीं है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा रुधिर में पाया जाता है और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में लगभग 92% जो होता है ये जल होता है और 8% में अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, है ना, फाइब्रिनोजन हो गया, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है नहीं। फिर हीमोग्लोबिन के कारण जो है, तो अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता के आया कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन दो पदार्थ होते हैं। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। तो ये जो हीम है हमारा ये वर्णक होता है। हीम जो होता है हमारा ये वर्णक होता है और इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग जो होता है ये लाल होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त होता है। रक्त क्या है, तो रक्त एक जो है हमारा वो एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक हमारा संयोजी ऊतक होता है। ये सही ऑप्शन इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, तो संयोजी ऊतक जो होते हैं ये रेशेदार ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये रेशेदार ऊतक होते हैं। इसके बाद ये प्राणियों के ऊतक में जो प्राणियों के संयोजी ऊतक होते हैं इनमें मुख्य घटक जो होता है वो एक पदार्थ होता है, कौन सा, कोलेजन पदार्थ जो होता है ये मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है और ये एक दूसरे अंगों को जोड़ने में काम करते हैं। ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ये एक दूसरे अंगों को जोड़ते हैं।
जबकि ये जो उपकलित ऊतक होता है, ये उपकलित ऊतक जो होता है ये शरीर के अंतरांगों में क्या करता है कि भीतरी सतहों पर रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानो, यहाँ पे गलत लिख गया है, एक्चुअल में जो लिखा है वो है मानव। मानव मानव का औसत रक्तचाप होता है। मानव का औसत रक्तचाप क्या होता है? तो मानव का जो औसत रक्तचाप होता है वो क्या होता है? तो 60 से 100 ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन बी 20 से 80 ये भी गलत है। ऑप्शन सी 60 से 140 ये भी गलत है। और ऑप्शन डी 120 से 80। 120 से 80 ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है सिस्टोल, एक होती है सिस्टोल और एक होती है डिस्टोल। सिस्टोल और डिस्टोल दो क्रियाएं होती हैं मानव में। ये जो सिस्टोल होती है ये जब मानव का निलय जो है वो सिकुड़ता है तो धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों में एक प्रेशर पड़ता है। मानव निलय के सिकुड़ने पर धमनियों में जो प्रेशर पड़ता है उसे सिस्टोल या प्रकुंचन कहते हैं। और ये जो होता है ये 120 mm पर HG होता है। mm पर HG, ठीक है, 120 mm पर HG होता है। जबकि जो अनुशिथिलन होता है यानी डिस्टॉल जो होता है ये निलय के फैलने पर जब दाब पड़ता है, दाब निलय जब फैलता है तो दाब क्या होता है, प्रेशर जो होता है ये कम होता है। तो निलय के फैलने पर प्रेशर जब कम होता है तो डिस्टॉल होता है, वो डिस्टॉल प्रेशर होता है और वो होता है 80 mm पर HG, 80 mm पर HG। तो यही बना जा करके हमारा क्या 120/80, यही हमारा क्या बना 120/80। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है वो कितना होता है 120 से 80 होता है। जबकि अगर हाइपरटेंशन यानी बीपी हाई होता है तो यही बीपी जब हाई होता है तो ये बढ़ जाता है जा करके 150, कितना हो जाता है 150 से 90, ये 150 से 90 हो जाता है। तो इसे कहते हैं बीपी बढ़ना या हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब हाइपोटेंशन होता है तो हाइपोटेंशन में हो जाता है 100 से 50 और ये हो जाता है हाइपोटेंशन यानी बीपी का कम होना और ये बीपी का बढ़ना। ठीक है, बात करें कि बीपी को अगर हम कहें कि बीपी को मापते किससे हैं, बीपी का मापक यंत्र कौन सा होता है, तो होता है स्फेग्नो, कौन सा होता है स्फेग्नो मैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, ये बीपी मापने का पैमाना होता है, यंत्र होता है। जबकि अगर कहें कि पल्स रेट, तो पल्स रेट हम मापते हैं रेडियल एरेट्री से, रेडियल एरेट्री से क्या पल्स रेट नापते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डॉट डॉट हो सकता है, कौन सा, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप अगर किसी व्यक्ति का AB है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो अगर हम देखें कि जैसा कि हमने पढ़ रखा है क्या कि ए जो हमारा ब्लड ग्रुप दिया जाता है वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के थ्रू दिया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी जिसके विपरीत होते हैं उन्हीं को ब्लड दिया जाता है। तो ए का जो एंटीजन होता है वो ए, अच्छा ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है, याद रखेंगे जो ब्लड ग्रुप का नाम होगा वही उसका एंटीजन होता है।
ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है वही उसका एंटीजन होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है कि मात्र ए ग्रुप, तो ये जो ए ग्रुप है तो इसका एंटीजन क्या होगा, एंटीजन भी इसका ए होगा। जबकि अगर एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज़ जस्ट एंटीजन के विपरीत होती है। तो यदि अगर इसका एंटीजन ए बना तो इसकी एंटीबॉडीज़ क्या बनेगी, बी। तो ए ब्लड ग्रुप वाला किसे दे सकता है, केवल ए को ही दे सकता है। बी वाला केवल बी को ही दे सकता है। ए बी वाला ए बी को दे सकता है, या कोई भी वर्ग। तो अगर हम बात करें कि सभी में ए या बी एंटीजन प्राप्त हो रहा है, तो अर्थात हम बात करें कि ये ए से भी ले सकता है ए बी वाला, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। अर्थात सर्वग्राही इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि कोई भी वर्ग, यानी ए बी ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, और इसीलिए ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही, सर्वग्राही। जबकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ इसे कहते हैं सर्वदाता। इसे क्या कहते हैं, इसे सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह की खोज की, यानी रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो हैं, इनकी खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज हमने पढ़ा कि 1935 में रीसस नामक दक्षिण अफ्रीका में रीसस नामक बंदर पर कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने साथी स्ट्रॉली के साथ में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जबकि अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की खोज की, और इनको 1945 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विलियम हार्वे ने रक्त संचार की प्रक्रिया की खोज की थी, या हम कहें कि ब्लड की खोज किसने की थी, तो ब्लड की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड की खोज जो की गई वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई। जबकि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। रॉबर्ट कॉच जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो रॉबर्ट कॉच ने हैजा, टीबी जैसे कीटाणुओं की खोज की थी। रॉबर्ट कॉच ने हैजा और टीबी जैसे कीटाणुओं की खोज की थी, हैजा या टीबी जैसे कीटाणुओं की खोज की थी इन्होंने, और इसके लिए इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है क्या, यानी हम बात करें डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ढोना। तो ये तो गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन को ढोने का कार्य तो आरबीसी करती है। कौन करती है, आरबीसी। ऑक्सीजन के ढोने का कार्य आरबीसी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को धोना, गलत। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सही आंसर है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो होती है, जो होती है दो टाइप की होती है, एक कणिका युक्त और एक कणिका विहीन। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी और कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी होती है। जो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है ये 3 टाइप की होती हैं। कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी जो होती है ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, तो नंबर 1 इओसिनोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स, नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। ये 3 होती हैं। इनकी संख्याएं जो होती हैं, तो जो ये इओसिनोफिल्स होती है ये 1 से 3% होती है, जबकि बेसोफिल्स 0 से 0.5% होती है, और न्यूट्रोफिल्स जो होती है ये
50 से 70% होती है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि WBC में कौन सी सबसे कम संख्या में पाई जाती है, तो बेसोफिल्स। कौन सी? बेसोफिल्स। कौन सी सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स। जबकि जो अकणिका युक्त होती है, यानी जो एग्रेनुलोसाइट होती है, कणिका विहीन होती है, वो 2 होती हैं। वो कौन सी होती हैं? तो एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है ये 2 से 4% होती हैं, और लिम्फोसाइट जो होती हैं ये 25 से 33% होती है। लिम्फोसाइट जो होती है, लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है। अब हम बात कर लें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट जो होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। एक होती है टी और एक होती है बी। तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ये मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करती है, और जब किसी मानव में कोई वायरस, जैसे सपोज करो कि HIV वायरस जो है ये डायरेक्ट अटैक किस पे करता है? टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। और जब टी लिम्फोसाइट पे ये HIV वायरस अटैक करता है तो ये टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? नष्ट करता है, और इसी वजह से एड्स नामक रोग होता है। एड्स जो होता है ये कोई एक विशेष रोग नहीं होता है, ये एक रोगों का समूह होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का जो मतलब होता है वो होता है समूह। तो एड्स कई रोगों का समूह होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, रुधिर में प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण करता है? किसके द्वारा एंटीबॉडी? तो एंटीबॉडी मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट। तो ये जो मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं, और इस कार्य को कहते हैं फैकोसाइटोसिस। ये जो क्रिया है ये क्रिया फैकोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। जबकि जो लिम्फोसाइट होती है ये रोगाणुओं को मारने का कार्य नहीं करती है, अपितु ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब जब ये एंटीबॉडी बनाती है, जब ये एंटीबॉडी बनाएगी तो ये क्या करेगी? शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगी और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सही है डी। नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को विज्ञान की भाषा में कहते हैं। यानी जब रुधिर में WBC की अधिकता हो जाती है, जब रुधिर में क्या हो जाती है? WBC की अधिकता हो जाती है, तो उस रोग को क्या कहते हैं? WBC की अधिकता होने पर उस रोग को क्या कहते हैं? एनोक्सिया। एनोक्सिया जो होता है, नंबर 1 ऑप्शन है एनोक्सिया, नंबर 2 ल्यूकेमिया, नंबर 3 एनीमिया, नंबर 4 सेप्टिमिसिया। एनोक्सिया ये खाने का विकार है। ल्यूकेमिया, WBC की संख्या अधिक बढ़ती है तो ल्यूकेमिया रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। एनीमिया जो होता है ये रक्ताल्पता इसे कहते हैं। एनीमिया को रक्ताल्पता कहते हैं, और ये 3 टाइप का होता है। B6 की कमी से, विटामिन B9 की कमी से और विटामिन B12 की कमी से। ये 3 टाइप का एनीमिया होता है। B6 की कमी से जो होता है ये साधारण एनीमिया होता है, सिंपल एनीमिया होता है।
B9 की कमी से जो होता है ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि बच्चों और महिलाओं में होता है। विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है ये परनीसियस एनीमिया होता है, ये परनीसियस एनीमिया होता है। और विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है ये प्राण घातक एनीमिया होता है, इसे प्राण घातक एनीमिया के नाम से जाना जाता है, सबसे खतरनाक एनीमिया होता है। सेप्टिमिसिया की बात करें अगर, तो ये भी रोग जो है ये भी रक्त संक्रमण का रोग है, ये भी ब्लड का रोग है, और इसमें अंग तंत्र कई प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बात करना है कि WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो WBC की अधिकता से जो रोग हमारा होता है उस रोग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उस रोग को ल्यूकेमिया कहते हैं। राइट आंसर कौन सा है? ल्यूकेमिया, B नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो ये क्वेश्चन लगभग सबको आता होगा। नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है कभी नहीं सोता, नंबर B सोते समय, नंबर C 2 धड़कनों के मध्य में, नंबर D योगी का आसन करते समय। तो जी इसमें पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन गलत है। 2 धड़कनों के मध्य में हृदय आराम करता है, C नंबर सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, नंबर 1 पेप्सिन गलत है। क्यों गलत क्यों है? पेप्सिन क्यों गलत है भैया? तो पेप्सिन इसलिए गलत है क्योंकि ये आमाशय में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? आमाशय में, और ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। फिर बात करें माल्टेज की। माल्टेज, अरे भैया माल्टेज भी आपका एक तरह का एंजाइम है जो अनाज की एक शर्करा होती है जिसे माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्टोज। क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। माल्टोज का पाचन करता है। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, जी हाँ थ्रोम्बिन सही है। क्योंकि थ्रोम्बिन क्यों सही है? तो जो हमारी रुधिर वाहिनियों से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन से ये कैल्शियम आयन में परिवर्तित होता है। कैल्शियम आयन में परिवर्तित होता है। कैल्शियम आयन से फिर ये प्रोथ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? प्रोथ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। और प्रोथ्रोम्बिन से फिर थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है, और थ्रोम्बिन से फिर फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है। फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है। तो पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद फिर कैल्शियम आयन के बाद फिर प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बिन के बाद फिर फाइब्रिनोजन। तो इसमें फाइब्रिनोजन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? थ्रोम्बिन, C आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा, अभी मैं पीछे बता के आ रहा हूँ आपको कि प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है। तो 60% गलत, 70% गलत, 80% गलत, 90% सही आंसर है इसका। 90%, क्योंकि वैसे तो प्लाज्मा में जल जो है वो 92% होता है और 8% में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन अब 92% का ऑप्शन नहीं है, तो 90% सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? यानी थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? किससे थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन से, गलत है आंसर। रक्त जमाव से, प्रजनन से, वृद्धि से। तो अभी हमें थ्रोम्बिन ये किसमें सहायता कर रहे थे? तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता कर रहे थे, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे। ब्लड
क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे, तो इसलिए इसका बी आंसर सही है, रक्त जमाव से। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इसी तरह से मैं रोज़ लेकर के आता रहूँगा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। और हर ऑप्शन की डिटेल बताऊँगा, हर ऑप्शन के बारे में बताऊँगा, पेपरों में आपको दिक्कत ना हो। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको समझ के इनका रिवीजन करते रहें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।